हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगा और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जो 7 क्वेश्चन मैंने लिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से पता चल सके और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर देकर आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, जो हमारा सेकेंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो हमारे सेकंड फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है, परावर्तन प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित है। ठीक है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति आपको बतानी है। तो देखिए, हमें यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दिया गया है। तरंगदैर्घ्य को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा हमें दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो मैंने बताया है, जब आप मीटर में बदलें तो क्या करें, आपको 5000 गुणे 10 की पावर -10 कर देना है। ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, अब ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है। जब हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, यहां पर हमें निकालना है परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति इक्वल टू होता है, देखिए आवृत्ति इक्वल टू होता है, आवृत्ति को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, आवृत्ति को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, और म्यू इक्वल टू आपका होता है सी अपान लैम्डा। सी अपान लैम्डा। तो आप लोग सोचेंगे अगर हमें आवृत्ति निकालनी है म्यू तो लैम्डा तो हमें पता है, बट सी क्या है? तो सी है प्रकाश की चाल। सी क्या है? ये प्रकाश की चाल है। इसकी वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू होती है प्रकाश के चाल की। ठीक है, अब चलिए यहां से हम आवृत्ति निकाल लेते हैं। देखिए, म्यू सी के स्थान पर हम ये रखेंगे और लैम्डा के स्थान पर ये रखेंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो म्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये म्यू है, वी मत समझना। ठीक है, थोड़ा वी के आकार का बनता है। तो सी की वैल्यू है 3 गुणे 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू है 5000 गुणे 10 की पावर -10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, म्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए यहां पर ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर 3। देखिए 5000 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर 3, ये गुणे 10 की पावर -10 रहेगा। ठीक है, अब चलिए साइड में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 अपान 5 गुणे 10 की पावर 3 है और ये -10 है, तो 10 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 10 की पावर -7। ठीक है, माइनस में बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस 3 को इस 5 से काट, 3 से 5 को भाग, 3 को 5 से भाग दे देते तो 5 एकम 5, 5 36, तो ये 0.6 आपका आ जाएगा। ठीक है, जब आप 3 से 5 को भाग देंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा म्यू इक्वल टू 0.6 गुणे 10 की पावर 8 है और ये 10 की पावर -7 हम ऊपर ले चलेंगे तो 10 की पावर 8 हो जाएगा ऊपर, और गुणे 10 की पावर -7 है नीचे, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको म्यू इक्वल टू 0.6 गुणे 10 की पावर 8 और 7 जुड़ जाएगा क्योंकि ये बराबर है तो 10 की पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू, देखिए 0.6 गुणे 10 की पावर 15 को लिख सकते हैं, इसको हम 6 गुणे 10 की पावर 14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग 0.6 को क्या करेंगे, एक अंक
दशमलव को इधर लाएंगे तो इसमें से 1 घट जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 14 बचेगा। समझ में आया? यानी कि जब 0.6 गुणे 10 की पावर 15 है, इसको जब हम 6 गुणे 10 के 6 में लिखेंगे तो 6 गुणे 10 की पावर 14 हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव जब हम इधर हटाएंगे तो 10 के 15 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आवृत्ति आ जाएगी। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन क्यों होता है। यानी कि आपने अपवर्तन पढ़ा, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आखिर अपवर्तन होता क्यों है। तो देखिए इसका एक रीजन है, क्योंकि माध्यम के बदलने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है, ठीक है, प्रकाश का वेग बदल जाता है। तो क्वेश्चन था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन की घटना क्यों होती है। क्योंकि माध्यम के बदलने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है, यानी कि जब माध्यम को हम बदलेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो प्रकाश का जो वेग है वो बदल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। यानी कि कोई लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी f होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं वो किस पर निर्भर करती है। तो लेंसों की, सबसे पहले निर्भर करेगी लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, ठीक है। उसके बाद में लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश के रंग पर। तो क्वेश्चन था कि एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो एक लेंस की फोकस दूरी लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, लेंसों के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। इन तीनों पर डिपेंड करती है। समझ में आया? चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। देखिए क्या है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 एवं प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। 4 चीजें आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले अल्पतम विचलन कोण, दूसरा है आपतन कोण, तीसरा है अपवर्तन कोण और चौथा है निर्गत कोण। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है न्यूमेरिकल, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें दिया गया है n, ठीक है, n हमें दिया गया है √2, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रिज्म कोण हमें दिया गया है a हमें दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको सबसे पहले निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण को हम लोग डेल m से डिनोट करते हैं, ये सबसे पहले हम निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m अपान 2 अपान साइन a अपान 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। अब यहां से हम डेल m अभी निकालेंगे, तो देखिए n की वैल्यू हमें दी गई है √2, तो हम लिख देंगे √2 इक्वल टू साइन a की वैल्यू है देखिए कितनी 60 डिग्री, ठीक है, फाइन 60 डिग्री प्लस डेल m अपान 2, ठीक है, क्योंकि डेल m हमें निकालना है, अपान साइन a की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहां पर भी 60 डिग्री लिखेंगे बाई 2, ठीक है। इसको कट करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस साइन 30 डिग्री आपका बचा, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन 30 डिग्री इंटू √2, देखिए इधर भाग में इधर गुणे में हो जाएगा, इक्वल टू साइन
60 डिग्री प्लस डेल एम अपान 2, ठीक है। ये हमारा इधर बचेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं रखा है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको इधर उधर कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर लिख देंगे साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2, और इधर हम लिख देंगे अंडर रूट साइन 30 डिग्री इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अब एक काम करेंगे, देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपली आप लोग समझिए एक बार फिर से। हम ऐसे लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2, और इधर हम लिख देंगे, देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब ये है अंडर रूट 2, ठीक है। समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, वैसे मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। साइन 60 डिग्री डेल एम बाई 2 इक्वल टू 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 गुणे √2। देखिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा 2 होता है, ठीक है, इंटू अंडर रूट 2, यानी कि 2 को हम 2 बार अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा बचेगा। अब देखिए यहां हमारा क्या बचेगा, साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल टू, ये आपका बचेगा 1/√2। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि साइन के किस डिग्री का मान 1/√2 होता है। बताइए साइन के किस डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो देखिए साइन के 45 डिग्री का मान, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल टू, अब ये साइन के किस डिग्री का मान 1/√2, तो 45 डिग्री। तो यहां पर हम डायरेक्टली 45 डिग्री रख देंगे, क्योंकि साइन के 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इधर से साइन हट जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों की समझ में आया? देखिए जब हम √2 को 45 डिग्री लिखेंगे तो इधर से साइन ये आपका हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 60 डिग्री प्लस डेल एम इक्वल टू, देखिए 45 डिग्री गुणे ये 2 इधर भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा आ जाएगा ये 60 डिग्री प्लस डेल एम इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और समझिए, डेल एम इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ये माइनस क्योंकि इधर प्लस में है, 60 डिग्री इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा डेल एम आ जाएगा, डेल एम वो आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा डेल एम निकल गया, यानी कि पहला हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि सबसे पहले हमसे पूछा गया था क्या, देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया था अल्पतम विचलन कोण, तो वो हमारा आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे डेल एम की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो अब हम इन सभी को भी निकाल लेते हैं। देखिए अब हमें निकालना है आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण का एक फॉर्मूला होता है, उसको लगाकर इसे निकालते हैं। देखिए आपतन कोण, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस डेल एम बाई 2, ए प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमें 60 डिग्री दी गई है, तो हम 60 डिग्री लिख देंगे, प्लस डेल एम की वैल्यू हमें दी गई है 30 डिग्री, हमने निकाला है अभी, ठीक है, 30 डिग्री अपान 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री अपान 2, कट जाएगा। तो हमारा आपतन कोण जो फाइनली आएगा, आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। देखिए जब 90 को 2 से काटेंगे तो 45 डिग्री आएगा, तो 45 डिग्री हमारा आ गया आपतन कोण। आपतन कोण, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये हमारा आ गया आपतन कोण, हमारा सेकंड वाला भी आ गया। देखिए आपतन कोण, अब हमें निकालना है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या होता है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। अपवर्तन कोण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। आर इक्वल टू, ये तीसरा हमारा है अपवर्तन कोण, ठीक है, तीसरा कंडीशन। तो आर इक्वल टू होता है ए बाई 2, आर इक्वल टू ए बाई 2। तो ए की वैल्यू हमारी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बाई 2, इसको कट कर देंगे, ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो जो हमारा अपवर्तन कोण आया, अपवर्तन कोण जो हमारा आर आया वो आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। बस ये हमारा तीसरा भी आ गया, अपवर्तन कोण भी आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे कर देंगे, आपको इस स्केच का यूज नहीं करना है, दूसरे कलर का, ब्लैक का, ठीक है। अब चौथा हमारा है क्या है, निर्गत कोण। देखिए चौथा हमें क्या निकालना है, ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, ये देखिए निर्गत कोण, ठीक है। तो निर्गत कोण भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो निर्गत कोण इक्वल टू होता है
निर्गत कोण इक्वल टू होता है आपतन कोण, यानी कि जितना आपतन कोण होगा वही निर्गत कोण होगा, आपतन कोण। तो आपतन कोण की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। देखिए आपतन कोण की वैल्यू है 45 डिग्री, तो हमारा निर्गत कोण कितना होगा 45 डिग्री निर्गत कोण। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, बस हो गया सॉल्व, आ गया आंसर। तो चारों हमने निकाल लिया। हमारा जो अल्पतम विचलन कोण आया वो 30 डिग्री आया, जो आपतन कोण आया वो 45 डिग्री, जो अपवर्तन कोण आया वो 30 डिग्री, और जो निर्गत कोण आया वो 45 डिग्री। सब कुछ हमने निकाल दिया। बस इतना सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है कि किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक दृश्य प्रकाश के किस रंग के लिए सबसे अधिक तथा किस रंग के लिए सबसे कम होता है। यानी कि किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक दृश्य प्रकाश के लिए किस रंग के लिए सबसे अधिक होगा अपवर्तनांक और किस रंग के लिए सबसे कम। तो देखिए बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, बैगनी रंग के लिए अधिकतम, ठीक है, बैगनी रंग के लिए अधिकतम और लाल रंग के लिए न्यूनतम, लाल रंग के लिए न्यूनतम। ठीक है, तो किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिकतम और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है। अब चलिए हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि तरंगाग्र के लंबवत रेखा किसकी दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि तरंगाग्र के जो लंबवत रेखा होती है वो किसकी दिशा को व्यक्त करती है, तो वो तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, तरंग संचरण की दिशा को। ठीक है, तो तरंगाग्र के लंबवत रेखा तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, 7वां नंबर, ये भी एक न्यूमेरिकल है, एकदम हलवा। ठीक है, देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितनी है बताइए। वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग डिनोट करेंगे यहां पर C से। ठीक है, तो C से हम प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं, हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए कांच का अपवर्तनांक हमें n इक्वल टू दिया गया है 1.5। हमें निकालना क्या है, यहां पर हमें निकालना है पर कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, हमें v निकालना है। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो प्रकाश की चाल, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल आपको निकालना v, तो इसको निकालना है तो एक फॉर्मूला लगाना होगा v इक्वल टू C/n, C/n। ये फॉर्मूला होता है जहां C है प्रकाश की चाल, n है अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां से हम v निकाल लेंगे। C की वैल्यू है 3 × 10⁸, n की वैल्यू है 1.5। बस 1.5 को 3 को 1.5 से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, और यहां हमारी v आ जाएगी, जो चाल है वो आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बस ये न्यूमेरिकल लग चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो मुझे लगता है और लग रहा है कि आप लोगों को इन 7 क्वेश्चन में से कम 7 क्वेश्चन तो समझ में आ चुके होंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे और कितने क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए। कोई भी क्वेरी है आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।